So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। इस सेशन में हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं और प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें हमने कवर अप करी उनसे ही आगे की बातों को आज की क्लास में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसमें फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों। चलिए, तो लास्ट केस में हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र देखा था। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति। हेडिंग पुटअप करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमको समझना होगा निरक्षीय स्थिति क्या होती है ना। अक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि जो एक एक्सियल पोजीशन में हमने देखा था कि जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन में हमारा क्या होता था, उसी लाइन में हमारा एक्सियल पोजीशन होती थी। अभी हम बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। इक्वेटोरियल पोजीशन को समझेंगे। सबसे पहले मैं एक डाइपोल आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले डाइपोल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम आप लोगों के सामने। तो डाइपोल में कुछ इस तरीके से दो हमारे पास चार्जेस होंगे। ये दोनों क्या है, चार्जेस हैं। दोनों आवेश जो हैं असमान प्रकृति लेकिन एक समान परिमाण के हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनके जो नेचर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे ध्यान से कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक दोनों चार्जेस के बीच की ये 2L होती है। इसको मैं बोल देता हूँ A पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ B पॉइंट है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस क्या होती है, 2L। ये जो बीच में बिल्कुल इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं O। इसको क्या कहते हैं, O। तो इस सेंटर में पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी L होगी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, L होगी। ये एक बेसिक सा कंस्ट्रक्शन होता है किसका, एक वैद्युत द्विध्रुव का। मैंने आपको बताया ऑपोजिट चार्जेस होते हैं बट समान परिमाण के होते हैं एक अति अल्प दूरी पर, इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसके कारण कौन से बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो निरक्षीय स्थिति है। जरा ध्यान से देखेंगे, वो बिंदु होगा यहाँ पर, इस बिंदु पर। नीचे भी हो सकता है इसी लाइन में, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ उस पॉइंट को। ये पॉइंट P है जो कि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर है वैद्युत द्विध्रुव के। ठीक है, और अगर हम देखें तो सपोज जो ये दूरी है, जो ये डिस्टेंस है, ये वाली, ये सपोज x है, ये वाली और ये वाली दूरियां जो है ये बराबर होंगी r r। ठीक है, तो जो ये PO है, PO यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB पर। बात समझेंगे ध्यान से, AB पर ये लंब है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, AB के साथ, और AB को दो बराबर हिस्सों में बांट भी रहे हैं। तो PO को मैं क्या कह सकता हूँ, PO को मैं कह सकता हूँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लंब अर्धक।
पीओ जो है लंब अर्धक रेखा है एबी की, मतलब वो एबी पर लंब भी है और एबी को दो बराबर भागों में बांट भी रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इस द्विध्रुव के कारण। जल्दी से इतनी बातों को नोट डाउन करेंगे जरा। चलिए, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, इनको भी साइड में लिख लीजिए, अभी डेरिवेशन हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। देखेंगे जरा, अगर ये एंगल थीटा हुआ, अगर ये कोण थीटा हुआ, तो आप देखिए यहाँ पर आप ये जो ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पीओए अगर हम लें तो इसका आधार हो जाएगा L, लंब हो जाएगा X और कर्ण हो जाएगा R। मतलब मैं बोल सकता हूं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से मैं बता सकता हूं कि आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस बात को बस अभी नोट डाउन कर लीजिए, अभी लिख लीजिए इसको, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं एवं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एल अपॉन आर आ जाएगा, एल अपॉन आर। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ये दो चीजें जो है नोट डाउन रखेंगे। अब हम जो है इसका डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, cos थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये दोनों चीजें जो है आपको अलग करनी है अभी। ठीक है, इसका मतलब आपको कब समझ में आएगा, जब हम डेरिवेशन के बिल्कुल बीच में होंगे, जब रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बिल्कुल बीच में होंगे, वहां पर आपको एंड पर होंगे, वहां पर आपको बेटर ये चीज समझ में आएगी। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। देखिए, डेरिवेशन में करना कुछ नहीं, करना कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको जो हमने प्रीवियस नॉलेज दी है उसको आपको यूटिलाइज करना है। क्या बताया था आपको, किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम। मतलब एक चार्ज ये दिख रहा है मुझे इसके पास में, एक ये दिख रहा है, दो ही तो चार्ज दिख रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पी पर जो नेट फील्ड बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा एक बार माइनस क्यू के कारण और एक बार बनेगा प्लस क्यू के कारण। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण कितना है, प्लस क्यू के कारण कितना है, उन दोनों का वेक्टर सम कर लो, यानी सदिश योग कर लो। बस इतनी सी बात है। अब चलिए इसको करते हैं, जो बात मैंने बोली इसको फॉलो करते हैं। तो P बिंदु पर परिणामी रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नंबर 1 मैंने बोला किसके कारण होगा, माइनस क्यू के कारण, जो कि कहां पर रखा है, A पर रखा है, ए पॉइंट पर आपको दिख जाएगा। और नंबर 2 हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, जो कि कहां पर रखा है, जो रखा है बी पर रखा है। इसको मैं सपोज E1 बोल लेता हूं, इसको मैं सपोज E1 बोल लेता हूं, और इसको मैं सपोज E2 बोल लेता हूं, या फिर EA EB कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो E1 पहले, सबसे पहले E1 निकालते हैं माइनस क्यू के कारण। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q तो हमारे पास चार्ज हो गया, आवेश हो गया, कितना इसका मैग्नीट्यूड Q है, साइन नहीं देखेंगे, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब यहां से यहां की जो डिस्टेंस है, इस A से P की जो डिस्टेंस है, जो कि मुझे R दिख रही है, तो आर स्क्वायर हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ऐसे ही E2 बताएंगे, E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये भी आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी Q है और यहां से यहां की जो दूरी है ये भी R है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को, कि इनकी जो डायरेक्शन है वो भी देखनी है हमको। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे गुलाम लॉ देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स देख लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, ये डायरेक्शन का काम आपको जरूर सीखना है। E1 की डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो, मैं E1 की डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। E1 क्या है,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मतलब ये ऐसे आवेश की तरफ आना चाहिए, और पॉजिटिव के कारण ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आवेश से दूर की तरफ, मतलब ये ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव इस चार्ज के कारण। तो ये जो दूर जा रहा है ये कौन से वाले के कारण जा रहा है, प्लस क्यू के कारण, मतलब ये E2 को दिखा रहा है हमको और ये E1 को दिखा रहा है हमको। बात समझ में आया? अब E1 और E2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके बीच का एंगल ढूंढते हैं। अब बीच का एंगल कैसे ढूंढें? बीच का एंगल ढूंढने का एक आसान तरीका है, आप क्या करो, आप यहाँ पर इसके बीच से एक लाइन खींचो जो कि जो है इसको ठीक दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, और जो ये नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर Z बन रहा है, Z बन रहा है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, मतलब ये जो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा भाई। इसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक हो गया। और ये एंगल थीटा है तो क्योंकि ये R और R इक्वल है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा भाई, है ना, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। एक मिनट में थीटा को रिप्रेजेंट करता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये वाला थीटा है क्योंकि, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो बस E1 और E2 के बीच का एंगल 2 थीटा हो गया भाई। कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। तो चलेंगे अब इसे सॉल्व करेंगे आगे और अपना आंसर जो है निकालेंगे। E1 की डायरेक्शन बताओ, E1 की डायरेक्शन मैंने क्या लिखी है, E1 की डायरेक्शन लिखी है, ये रही E1 की डायरेक्शन, P से A की तरफ आती हुई हमको दिख रही है। तो E1 की डायरेक्शन P से A की ओर, और E2 की डायरेक्शन मुझे क्या दिख रही है, B से P की ओर जाती हुई दिख रही है, मतलब B से दूर की ओर, B से P की ओर जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे निकलता है, क्या बताया था आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा। हो गई इतनी कहानी। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करें प्यारे बच्चों, इतना एक्सप्रेशन। अब यहां से बात को समझेंगे, यहां तक की कहानी हो गई। अब यहां से बात को समझेंगे। देखिए जब आप थीटा देखते हैं तो थीटा E1 और E2 के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच का एंगल। ये रहा E2, ये रहा E1, इसके बीच का एंगल ये है। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा होगा। अब ये 2 थीटा जो है हमारे लिए थोड़ा सा सोचने का काम बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 थीटा से बचने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। अब जरा कैसे तोड़ेंगे देखेंगे जरा ध्यान से। ये मैं इतना पार्ट ले लेता हूं, ये जो E1 E2 वाला पार्ट है मैं इसको ले रहा हूं बस, ठीक है। और ये रहा हमारा E1, ठीक है। ये पूरा को मैं हटा रहा हूं, अभी सिर्फ इसको समझेंगे जो चीज यहां पर समझाई जा रही है। देखेंगे जरा ध्यान से। कोई भी एक सदिश है, कोई भी एक वेक्टर है, मैं क्या कर सकता हूं, उसको तोड़ सकता हूं उसके दो घटकों में। उसको क्या कर सकता हूं, उसके दो घटकों में तोड़ सकता हूं। ये E2 था हमारा और ये E1 था। उसके दो घटकों में तोड़ने का मतलब, अगर E2 है, E2 को मैं उसके दो घटकों में तोड़ सकता हूं। ये हो गया E2 का। एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, वेक्टर्स को अलग अलग कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ पाए। तो E2 को मैं उसके दो घटकों में कैसे तोड़ सकता हूं भाई, ऐसे, इस तरीके से मैं E2 को उसके दो घटकों में यानी दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। जो ये वाला, ये जो एंगल थीटा था वो यहां से था ना, थीटा एंगल यहां से था, तो जिस साइड से थीटा एंगल बनेगा उसको कहते हैं E2 cos थीटा, और
दूसरी वाली साइड को बोलेंगे E2 साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही इसकी बात भी करो, ये E1 भी तो एक वेक्टर है, इसको भी दो घटकों में तोड़ सकते हो इस तरीके से, परस्पर लंब होने चाहिए, परस्पर परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। ये देखिए, ये थीटा एंगल कहां बनना था? यहां बनना था। तो ये वाली साइड क्या होगा जिसके साथ थीटा एंगल बना? वो हो गया E1 cos थीटा, और दूसरी वाली साइड हो गई E1 sin थीटा। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या थे? एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। अब इनको मिला देते हैं। ये वेक्टर्स जो हैं इस तरीके से मिले हुए थे। ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। ये देखिए, जब मैंने इन दोनों वेक्टर्स को मिला दिया, तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि इस वाली साइड, ये वाली साइड E1 cos थीटा भी आ रहा है और E2 cos थीटा भी आ रहा है। मतलब दोनों का जो cos का कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन है, मतलब इस दिशा में cos का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। समझे बात को? और इधर E2 साइन का कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, इधर E1 साइन थीटा कंपोनेंट है नीचे की तरफ, दोनों विपरीत दिशाओं में। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि E1 E2 जो है इक्वल भी है। E1 E2 जो है इक्वल भी है। बात को समझेंगे? E1 बराबर E2 है। देखा ना आपने पीछे अभी, E1 और E2 की वैल्यू जो है बराबर है। देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, इसीलिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। भाई ये बात बहुत सोचने वाली बात है और इंपॉर्टेंट बात है। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात को समझे? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। बचा क्या? बचा सिर्फ ये। अब E1 E2 के पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचा है जो कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम देखते हैं कि क्या चीज बची है? सिर्फ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको एक बात बताई थी, E1 और E2 की वैल्यू सेम है। E1 और E2 की वैल्यू सेम है, इसको मैं x मान लेता हूं सपोज। तो ये क्या हो जाएगा भाई? x cos थीटा, E1 cos थीटा मतलब x cos थीटा, और E2 cos थीटा मतलब x cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2x, x नहीं लेते, x हमने पीछे लिया हुआ है, इसको E बोल लेते हैं, कैपिटल E। तो 2E cos थीटा होगी, और इस कैपिटल E की वैल्यू क्या होगी? वही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि दोनों की वैल्यू है। यहां पर cos थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी और E की वैल्यू अभी पीछे पता है, वो पुट अप कर देंगे, अपना आंसर यहां पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको डेरिवेशन जो है ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अगर यहां तक आपने इस तरीके से चीजें ध्यान में रख दी तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2E cos थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, 2E कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और cos थीटा कितना है? cos थीटा मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। cos थीटा कितना है? ये रहा L अपॉन R, और R की वैल्यू भी बता रखी है। तो ये दोनों वैल्यू जो हम साथ में रखेंगे। तो अगर R की वैल्यू मैं यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ तो बन जाएगा L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू जो है cos थीटा की हम वहां रख देंगे, L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ से कॉपी करी और इसको मैं एज इट इज वहां पर रख दूंगा, जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पर। cos थीटा आया था ना, तो cos थीटा की जगह क्या रख दूंगा? cos थीटा की जगह ये वैल्यू रख दूंगा। ये हो गया cos थीटा। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? ये 2 हो गया, 2 हो गया, E हो गया, E हो गया, और ये cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, सबकी वैल्यू रख दी। अब चलते हैं आगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 2L लिख देता हूं मैं इसे। क्यों? Q इंटू 2L हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L।
ठीक है भाई। और अपॉन में क्या आ रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ रहा है ना। यहां पर देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं जो ये एल डिस्टेंस होती है ये बहुत छोटी होती है और एक्स जो है ये बड़ी डिस्टेंस है। एल कौन सी दूरी है, एल जो है ये द्विध्रुव की आधी दूरी है, द्विध्रुव की आधी लंबाई यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि ये पूरी दूरी ही बहुत छोटी होती है तो एल तो और छोटा हो गया, है ना, और एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। ये जो दूरी एक्स है ये जो है इससे बड़ी होती है ना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर हम ये बात देखेंगे कि एल जो है वो एक्स की तुलना में छोटा है, तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं ऐड करूं तो एल स्क्वायर से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो एल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, उसको हम हटा सकते हैं, उससे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा q इंटू 12 ऊपर p आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया आर स्क्वायर, और ये आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट आ गया, मतलब एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इधर से आप वेट अ मिनट, यहाँ पर आर की वैल्यू फिर से इंसर्ट करनी है, इससे बढ़िया आप इसे एक काम करें, यहाँ पर आर की वैल्यू भी रखें, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू पीछे आई थी क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो ये टोटल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट भी है, तो टोटल पावर 3/2 आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब जो है, अब एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं आप, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य है, इसीलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 p अपॉन एक्स, p अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर से मैं इस आंसर को नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, वहां पर हम इसके डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आया, हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, वो निकल के आया 1/4πε0 p अपॉन एक्स क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। इस आंसर को लिखेंगे, अभी हम इसके डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो डायरेक्शन को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। जो हमने दोनों वेक्टर्स लिए थे उसका ये वाला और ये वाला कंपोनेंट तो आउट हो गया, मतलब ये दोनों जो है कोई रोल नहीं दिखा रहे हैं वेक्टर की डायरेक्शन को बताने में। बाकी जो बचे दोनों कंपोनेंट्स वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि यही जो होगी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी किसकी, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो परिणामी दिशा यही होगी। अब ये दिशा को हम कैसे निरूपित करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, इसको मैं लेकर के चलता हूं फिगर के ऊपर। ध्यान से समझेंगे इस बात। ये हमारा फिगर, अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये E2 था हमारा, ये E2 था हमारा, और ये E1 था हमारा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, इन दोनों का परिणामी ये रहा। अगर ये दिशा देखूं मैं, तो इसको मैं B से A की तरफ बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, B से A की तरफ बोल सकता हूं, जरा ध्यान से समझना। और जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो होती है A से B की तरफ, तो द्विध्रुव की दिशा के विपरीत हम इसे कह सकते हैं। डायरेक्शन की अगर बात करें, दिशा की अगर बात करें, तो जो द्विध्रुव की दिशा है P की,
उसके विपरीत इसकी दिशा है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ना तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखेंगे जरा, ई नेट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो परिणाम मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, बस जो डायरेक्शन आ जाएगी वो पी की आ जाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस पी। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अदरवाइज आप ऊपर मैग्नीट्यूड लिखें और दिशा को अलग से बता दें, दिशा वही होगी जो भी पी की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट जो है परिणामी की दिशा। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस एक्सप्रेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।